नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नितुला क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में मौर्य कला पर चर्चा करेंगे। मौर्य कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रेरित तथा राजकीय संरक्षण में विकसित हुई थी। हालांकि इसमें लोक कला का भी विकास देखने को मिलता है। मौर्य कला को दो रूपों में देखा जा सकता है: राजकीय या दरबारी कला, लोक कला। राजकीय नियंत्रण व संरक्षण में विकसित कला राजकीय या दरबारी कला कहलाई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, स्तूप, स्तंभ, गुहा विहार, मूर्ति कला। लोक कला राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त लोक परंपरा से प्रभावित आमजनों के द्वारा भी कला के विभिन्न रूपों का विकास किया गया, जिसे लोक कला के अंतर्गत रखा गया, जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, पशु पक्षियों की मृग मूर्तियां आदि। अब हम राजकीय या दरबारी कला के अंतर्गत महत्वपूर्ण कला रूपों की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद के बारे में। तो पाटलिपुत्र के कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में निर्मित सभा भवन था। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। राजप्रसाद में 84 पाषाण स्तंभ का प्रयोग किया गया था। यह सभा भवन 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा था। फर्श एवं दीवारों के रूप में लकड़ी का ही प्रयोग किया गया था। इसकी विशालता एवं भव्यता को देखते हुए यूनानी यात्री एरियन ने इसकी तुलना सूसा व एकबताना के महलों से किया, तो वहीं फाहियान ने इसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। अगला है स्तूप। स्तूप मूल्यतः सावधान टीले होते थे। ये मूल्यतः जनजातियों में प्रचलित एक परंपरा थी जो वैदिक काल से चली आ रही थी। इसे ही बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया गया। फिर यह बौद्ध स्थापत्य का प्रमुख अंग बन गया। यह दर्शाता है कि किस तरह बौद्ध धर्म ने लोक कला को आत्मसात किया तथा इसे मुख्य कला का दर्जा प्रदान किया। अब हम स्तूप की संरचनात्मक विशेषताओं को देख लेते हैं। स्तूप अर्धवृत्ताकार संरचना है जो मेधी चबूतरा के ऊपर एक उल्टे कटोरे की भांति होती है। इसे अंड कहा जाता है। इसके शीर्ष पर हर्मिका नामक संरचना होती है, जहां बुद्ध या उनके शिष्य के अवशेष रखे गए हैं। यह स्तूप का सर्वाधिक पवित्र भाग है। इसे देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। हर्मिका के मध्य एक दंड लगा होता है, जिसके शीर्ष पर 3 छत्र लगे होते हैं, जो सम्मान, श्रद्धा तथा उदारता के प्रतीक हैं। मेधी के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। यह पूरी संरचना एक वेदिका से घिरी होती है, जहां तोरण द्वार बने होते हैं, जिसे इस फोटो में देखा जा सकता है। जैसे ये भाग चबूतरा, जिसे मेधी भी कहा जाता है, अंड अर्धवृत्ताकार भाग, इसके ऊपर हर्मिका की संरचना होती है। यहाँ बुद्ध एवं उनके शिष्यों के अवशेष रखे जाते हैं। यह स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है। इसके ऊपर एक छर लगा होता है, जिसे दंड कहते हैं। इस पर 3 छत्रक लगा होता है। इसके चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ता बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। चार दीवारी वाले भाग को वेदिका कहा जाता है। इसी में स्तूप के अंदर प्रवेश करने के लिए एक द्वार होता है, जिसे तोरण द्वार कहा जाता है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूप, इसमें बुद्ध एवं उनके शिष्यों के अंग अवशेष रखे जाते हैं। पारिभौगिक, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी जाती है। उद्देशिका स्तूप, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने हेतु संकल्पित स्तूप, इसका निर्माण विशिष्ट रूपों से उपासना या धार्मिक उद्देश्यों से किया जाता है। कुछ प्रमुख स्तूप इस प्रकार है: पिपरहवा स्तूप, सांची स्तूप आदि। अगला महत्वपूर्ण कला स्वरूप है स्तंभ। स्तंभ मुख्य रूप से राजकीय आदेशों के रूप में निर्मित किए गए थे तथा कई बार इसे विजय प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया गया था। अब हम स्तंभ के संरचनात्मक विशेषताओं को देख लेते हैं। तो स्तंभ मूल रूप से एकाश्म पत्थर से निर्मित किए जाते थे। इसमें भी खास तौर पर चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। मुख्य भाग को लाट कहते थे। लाट के शीर्ष पर इकहरी या दोहरी मेखला होती थी। मेखला के ऊपर की आकृति अवांगमुखी कमल या उल्टे खिले कमल की तरह बनाई गई थी। इसके ऊपर चौकी नुमा स्वरूप बनाकर उस पर पशुओं की आकृति बनाई गई थी। कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ की चर्चा की जाए तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, दिल्ली, मेरठ आदि। स्तंभ की संरचनात्मक विशेषता को इस पिक्चर के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे इस वाले भाग को लाट कहा जाता था। इसके ऊपर
एक हरी या दोहरी मेखला होती थी। अवांगमुखी कमल चौकी, इसके ऊपर पशु आकृति रखी गई थी। अब हम गुहा विहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका आशय वैसी संरचना से है जिसका विकास मूल रूप से पहाड़ों को काटकर किया जाता था। पहाड़ों को काटकर वहां आवास जैसी संरचना निर्मित की जाती थी, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में रुकने के लिए करते थे। मौर्य काल में इस स्थापत्य का ठीक ठाक विकास देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बिहार के जहानाबाद के बराबर की गुफा में ऐसी कई संरचनाएं निर्मित की गई थी। इनमें सम्राट अशोक द्वारा सुदामा, कर्ण चौपाल तथा विश्व झोपड़ी जैसी स्थापत्य का विकास किया गया था। वहीं दशरथ ने यहाँ लोमस गुफा का निर्माण कराया। इसी प्रकार देखें तो बिहार के गया में नागार्जुन पहाड़ी पर भी दशरथ ने गुफा स्थापत्य को विकसित किया था। आगे चलकर उड़ीसा के उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ियों पर भी ऐसे स्थापत्य विकसित किए गए जो मूल्यतः जैन धर्म को संबोधित है। आगे चलकर गुफा स्थापत्य का और अधिक विकास हुआ तथा बाघ, अजंता एवं एलोरा जैसी गुफाएं विकसित हुई, जो कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला है मूर्तिकला। राजकीय संरक्षण में मूर्तिकला के विकास को देखें तो हमें स्वतंत्र रूप से मूर्तिकला देखने को नहीं मिलती, बल्कि मूर्तियों का विकास मुख्य रूप से स्तूप की सजावट तथा स्तंभ पर की गई थी। लोक कला के अंतर्गत मौर्य काल में कला के विकास को देखें तो पटना के बुलंदी बाग से मुस्कुराते हुए बालक की मूर्ति, दीदारगंज पटना से चामर धारणी यक्षिणी, जिसके शारीरिक सौंदर्य जीवंतता के साथ उरेका गया था। इसके अलावे इस समय उत्तरी काले चमकदार मृदभांड का निर्माण भी देखने को मिलता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मौर्य काल में बहुआयामी ढंग से कला का विकास हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।